मैं खलील अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट हैदराबाद। इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से बताऊंगा। अगर कोई मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद हो तो वो मेरे टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बताना यह है कि लोन तो हर कोई लेता है, चाहे वो प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए हो या किसी कारोबार के लिए हो या अपनी पर्सनल जरूरियात के लिए। लेकिन बैंक श्योरिटी चाहता है ताकि जो लोन बैंक देता है उसकी रिकवरी हो सके। तो किसी ना किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करना पड़ता है बैंक से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बैंक लोन देता है तो हर माह ईएमआई मुकर्रर होती है और फिर जो लोन लेता है वो हर माह पाबंदी से ईएमआई को बनना पड़ता है। अगर कोई डिफॉल्ट करता है और मुसलसिल 3 ईएमआई नहीं बनता है 90 डेज तक, तो उसके बाद बैंक एक नोटिस सरफासी एक्ट की सेक्शन 13(2) में इशू करता है और फिर बैंक ये मुतालबा करता है कि आपका जो ओवर ड्यू है उसको फौरन क्लियर कर दो। तो उस वक्त जो लोन लिया हुआ शख्स है उसको माशी हालात खराब होने की बिना पे नहीं बन सकता या कोई और वजह से नहीं बन सकता, तो फौरन वो नोटिस को हासिल करते ही किसी माहिर वकील से रुजू होकर उस नोटिस का जवाब देना होगा और बैंक से मुतालबा करना होगा कि इसके जो ईएमआई ओवरड्यू हुए हैं उसको रीशेड्यूल किया जाए। लेकिन जवाब मिलने के बाद बैंक उस पर अमल नहीं करता और फिर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सरफासी एक्ट में एक और नोटिस दे देता है जिसमें आपके एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करते हुए उसके फिजिकल पोजीशन या सिंबॉलिक पोजीशन के लिए नोटिस दी जाती है। और ये नोटिस देने के बाद बैंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो भी अथॉरिटी हो उससे इजाजत लेकर पोजीशन हासिल कर लेता है। और फिर पोजीशन हासिल करने के बाद बैंक तो यही चाहता है कि अपनी दी हुई जो भी लोन की रकम है उसको वापस मिले और वो किसी ना किसी तरह उसको वापस लेने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, एक्शन करना। यानी एक्शन यानी हराज कर दिया जाता है। हराज करने से पहले 30 रोज की फिर एक नोटिस जिसने लोन लिया है उसको बैंक देता है और 30 रोज की नोटिस के बाद बैंक एक्शन करता है और बैंक जो कीमत तय करता है उसकी मार्केट वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए और अपनी लोन की रकम को देखते हुए कि उस एक्शन से रिकवरी किस हद तक होती है, फिर बोली लगाने के लिए तमाम लोगों से कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो लोन लिया है वो या तो डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल से रुजू होता है सेक्शन 17 में, या जरिए रेट हाई कोर्ट से रुजू होता है, या फिर किसी सिविल कोर्ट से सिविल सूट के जरिए रुजू होता है। तो बैंक किसी भी तरह उसको एक्शन कर देता है और लोग ये समझकर प्रॉपर्टी हासिल कर लेते हैं कि भाई सस्ती जायदाद हमको मिल रही है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और जो कीमत बैंक तय करता है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो अंडर वैल्यू ही करके बैंक फरोख्त करता है। लेकिन जो जायदाद का मालिक है जिसने लोन हासिल किया वो कानूनी जिद्दोजहद करता रहता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल से स्टे भी लेता है और फिर कैंसलेशन के वास्ते कोशिश की जाती है और रिट स्टे भी लिया जाता है और फिर सिविल केसेस भी दायर किए जाते हैं।
और न सिर्फ सिविल केसेस में कैंसलेशन का होता है, बल्कि बाद मर्तबा फैमिली डिस्प्यूट्स भी खड़े होते हैं। और फिर ये टाइटल जो मिलता है बैंक एक्शन प्रॉपर्टीज से, वो क्लियर टाइटल नहीं होता, और बाद मर्तबा रिकवरी ऑफ पोजीशन के केसेस भी हो जाते हैं। तो खरीदने वाले को ये तमाम कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ता है। और मजीद कॉन्सिक्वेंसेस में जो बकायजात उस जायदाद के रहते हैं वो क्लियर नहीं होते, मुटेशन हो नहीं सकता, और फिर दीगर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो क्लियर नहीं होती है, और ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चलते रहता है। तो इसीलिए आप लोग 10 मरतबा सोचना चाहिए कि क्या बैंक एक्शन प्रॉपर्टीज को खरीदना है या नहीं है। तो आप उस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से अच्छी तरह मालूम करके, जिसने कर्जा लिया है उसके बारे में मालूम करने के बाद केसेस क्या चल रहे हैं और आइंदा क्या चल सकते हैं, एक अच्छे वकील से मशवरा लेकर आप कदम उठाएं। तो ये तमाम कॉन्सिक्वेंसेस बैंक एक्शन प्रॉपर्टीज लेने वालों के लिए हैं।